हाय बच्चों, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज कक्षा 12 भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में एक बार फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, आपके दूसरी पुस्तक हम भारत के लोग और अर्थव्यवस्था का तीसरा अध्याय मानव विकास है, जिसका एक लेक्चर आपको मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज इस अध्याय का ये दूसरा और अंतिम लेक्चर है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। बच्चों, मानव विकास की संकल्पना को समझते हुए आपने देखा कि कुछ मापदंडों के आधार पर, कुछ मानकों को आधार बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के अंतर्गत सन 1990 से विश्व के देशों की मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। UNDP के सूचकों का ही प्रयोग करते हुए, यानी उसके ही मानकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने, जिसको अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसने भी मानव रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुनः इसी तरह राज्यों ने भी जिलेवार मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया है। जिन मानकों का प्रयोग इस रिपोर्ट को मानव विकास के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, आज उन्हीं मानकों की चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे और इसमें भारत और उसके राज्यों की स्थिति को परखेंगे। ठीक है, तो आइए बिंदुवार देखते हैं। इन मानव विकास के सूचकों में जो पहला सूचक है वो है आर्थिक उपलब्धियों का सूचक। बच्चों, कोई देश संसाधनों से भली भांति परिपूर्ण हो, संपन्न हो, वहाँ के अधिकतम लोगों का उस संसाधन तक पहुँच हो, संसाधन का मितव्ययतापूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल हो, साथ ही साथ उस संसाधन तक विशेष रूप से उन लोगों की पहुंच अवश्य हो जो कमज़ोर तबके के हैं, निर्धन हैं, हाशिए पर छोड़े गए हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के पास अच्छा रोजगार हो, उसकी कमाई अच्छी हो, यानी प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो, देश की GDP उच्च हो, तो ये सब आर्थिक उपलब्धियों के सूचक हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि इन आर्थिक उपलब्धियों के जो सूचक हैं भारत में, वो बेहद कमज़ोर हैं। बच्चों, उत्पादकता और कल्याणकारी कदम ये मानव विकास की कुंजी हैं। सकल घरेलू उत्पाद जिसकी मैंने बात की, जिसको हम GDP कहते हैं, और लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, ये एक तरीके से मानव विकास के लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर दर्शाती है कि मानव विकास किस देश में किस स्तर पर है। अगर भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में हम पाते हैं कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और देश की GDP भी लगातार नीचे जा रही है। हालांकि कभी कभी ये उठती है ऊपर, लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाती कि देश को हम आर्थिक विकास के सूचकों के मामले में संपन्न मान सकें। बच्चों, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग गरीबी के दलदल में है, गरीबी रेखा के नीचे है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग के व्यय में वृद्धि हुई है, लेकिन यह आज भी पर्याप्त नहीं है और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में गिरावट के बावजूद देश में आर्थिक संपन्नता की स्थिति नहीं पा रहे हैं हम।
अगर हम इसे आंकड़ों के आधार पर देखें तो हम पाते हैं कि सन 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का प्रतिशत पूरे देश में 21.9 था। यानी 21.9% लोग हमारे भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसमें भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर था। जहां शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, वहीं शहरी क्षेत्र में इनका प्रतिशत 13.7 था। यानी गांव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। राज्यवार आंकड़े ये दर्शाते हैं कि कुछ राज्य बेहद इस मामले में कमज़ोर थे, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जो राज्य हैं, और इसके अलावा दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ 30% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। यानी बुरी स्थिति गरीबी के मामले में। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की बात करें तो यहाँ भी 20% से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गरीबी क्या है आप जानते हैं। गरीबी वंचित रहने की एक अवस्था है। किस चीज़ से वंचित? अच्छे भोजन से, अच्छे वस्त्र से, अच्छी शिक्षा से, अच्छे स्वास्थ्य से, इन सारी चीज़ों से, अच्छे रोजगार से, इन सब चीज़ों से वंचित रहने की अवस्था ही गरीबी है। यानी स्वस्थ और समुचित उत्पादक जीवन जीने की दशाएं जिन्हें उपलब्ध नहीं होती उन्हें हम गरीब कहते हैं। भारत में अगर गरीबी के मुख्य कारणों की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अप्रशिक्षित के साथ तमाम शिक्षित वर्ग की बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खाती है, उसको समुचित रोजगार नहीं मिलता, जिससे वो लगातार गरीबी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के समृद्ध और गरीब राज्यों के प्रति व्यक्ति आय की असमानताओं के अनुसार ही इनका उपभोग खर्च भी देखने को मिलता है। यह विभिन्नता भारत में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक हमारे देश में कमज़ोर हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से सबल बनाने की कोशिश करके ही हम आर्थिक उपलब्धियों के अच्छे सूचक के रूप में अपने देश को, जो मानव विकास की रिपोर्ट में हम अभी बहुत नीचे हैं, उनको उच्च पायदान पर ले जाया जा सकता है। तो ये आर्थिक विकास के सूचक थे। अब हम बात करेंगे दूसरे सूचक की, जो है स्वस्थ जीवन के सूचक। बच्चों, स्वस्थ जीवन के सूचक ये भी मानव विकास के सूचकों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते हैं, मैंने मानव विकास की परिभाषा में भी आपको बताया था कि मनुष्य आर्थिक रूप से सबल हो, स्वस्थ हो और साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसको अच्छे अवसर, अच्छे विकल्प प्राप्त हों, तो वही मानव विकास का उच्च स्तर प्राप्त कर सकता है। अब हम जब स्वस्थ जीवन के सूचक की बात करते हैं तो स्वस्थ जीवन के सूचक का मतलब होता है बीमारियों और पीड़ा से मुक्त। बीमारियों और पीड़ा यानी तकलीफ से मुक्त एक लंबा जीवन ही स्वस्थ जीवन का सूचक है। अब ये विचार करना है कि क्या हमारा देश इस मामले में एक उच्च लक्ष्य की ओर है? क्या स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हमारे देश में हैं? क्या उन तक सारे जनसामान्य लोगों की पहुंच है?
तो हम देखते हैं कि भारत द्वारा इस क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रयास जरूर किए गए हैं। जैसे मृत्यु दर को कम करना। 1950 के पहले हमारे देश में मृत्यु दर उच्च थी, विशेष रूप से शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। बच्चे पैदा होते थे, कम बच पाते थे, ज़्यादा मर जाते थे। लेकिन इस स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में हमने अच्छे कदम उठाए, अच्छे प्रयास किए, जिससे 1951 में जो मृत्यु दर 25.1 प्रति हज़ार थी, यानी हर साल 1000 लोगों पर 25.1 व्यक्ति मर जाता था, ये मृत्यु दर थी। वो 2015 में घट करके 6.5 रह गई। 2015 में 1000 यानी प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 6.5 लोगों की मृत्यु हुई। तो निस्संदेह हमने इस क्षेत्र में सुधार किया है। इसी अवधि में शिशु मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई। 1951 में शिशु मृत्यु दर 148 शिशु प्रति 1000, यानी प्रति 1000 शिशुओं पर 148 शिशु मर जाते थे, जबकि 2015 में यह घटकर 37 शिशु प्रति 1000 हो गया। इस अवधि में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो आयु है वो भी काफ़ी बढ़ी। जैसे 1951 में 37.1 वर्ष पुरुषों की जीवन प्रत्याशा थी, यानी प्रायः उस समय के पुरुष 37 साल लगभग जिया करते थे। लेकिन आज यानी 2015 के आंकड़ों से हम देखें तो 66.9 वर्ष पुरुषों की जीवन प्रत्याशा हो गई है। उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसी प्रकार महिलाओं में 36.2 वर्ष से ये 70 वर्ष तक जीवन प्रत्याशा पहुंच गई। यद्यपि ये उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। जन्म दर को भी घटाने में सफलता मिली है। 1951 में 40.8 प्रति हज़ार से 1999 26.1 प्रति हज़ार हो गई, यानी बड़ी तेज़ी के साथ जो जनसंख्या बढ़ रही थी उस पर भी अंकुश लगा। यह भी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसला है। हालांकि यह जन्म दर अभी कई विकसित देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसे एक सुधार के रूप में लिया जाना चाहिए। भारत में ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में प्रतिकूल लिंगानुपात भी एक और चिंताजनक बात है, जो कि मानव विरोधी स्थिति है। जनसंख्या वाले लेसन में मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। केरल में जो हमारा एक सबसे शिक्षित राज्य भी है, वहाँ ये लिंगानुपात बेहद अनुकूल है, यानी लगभग पुरुषों जैसी स्त्रियों की संख्या है, जबकि पंजाब और हरियाणा में ये बहुत प्रतिकूल है। लगभग 850 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे हैं। ये बेहद चिंतनीय बात है। और ऐसा शिशु भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के कारण ऐसा है, जिसके बारे में मैं आपसे पहले जनसंख्या वाले लेसन में बात कर चुका हूँ। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में किंचित सुधारों के बावजूद अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा ही एक बेहद महत्वपूर्ण मसला है, जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, और वो है स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान। बच्चों, इस पर बोर्ड परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल भी इस पर ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान क्या है? आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। और एक स्वस्थ शरीर के लिए क्या ज़रूरी है?
एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, खास तौर से साफ हवा, साफ पानी, शोर मुक्त माहौल जहाँ शोर शराबा न हो, और स्वस्थ परिवेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने देश को प्रदूषण रहित बनाने और स्वस्थ परिवेश के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में, जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंतर्गत देश की गंदगी और प्रदूषण से मुक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम उठाने का लक्ष्य रखा गया है। पहली चीज़ है देश को खुले में शौच से मुक्ति। हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आप जानते हैं, लोग अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाते थे, बल्कि वो खेतों में बाहर जाकर शौच करते थे, जिससे वातावरण प्रदूषित होता था। इसी प्रकार शहर में भी तमाम ऐसे लोग थे जो छोटे छोटे कमरों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जिसमें शौचालय नहीं होता था। तो ऐसे लोग सुबह सुबह जा कर के रेल की पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे शौच करके गंदगी फैलाते थे। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुद का शौचालय बनवाने की एक योजना चलाई, और इसके लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों को अपने घर में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई, और उसका लाभकारी परिणाम सामने आया। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन खुले में शौच से देश धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। लोग सरकार की सहायता से और खुद अपने से जागरूक होकर के अपने घरों में शौचालय बनवा रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें हमें और सफलता मिलेगी। दूसरी समस्या कूड़े के निपटान की थी। जो ठोस कचरा, गीला कचरा, ये तमाम चीज़ें आपने देखा होगा शहरों के गली में, नुक्कड़ में, जगह जगह ये फैले हुए हमको बहुत दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई देते हैं। पहले और भयावह स्थिति थी, कूड़े का उठान जल्दी नहीं होता था, एक ही जगह कूड़ा सड़ता रहता था, बजबजाता रहता था, लोग उस पर से आते जाते रहते थे, बीमारियां फैलती थीं, दुर्गंध फैलती थी। लेकिन सरकार इस स्वच्छ भारत मिशन में इसके लिए भी ठोस योजनाएं बना रही है। विशेष रूप से शहरी कूड़े का उठान हो, सूखा और गीला कूड़ा अलग किया जाए, और उस कूड़े से बिजली बनाई जाए, खाद बनाई जाए, और शेष कूड़े को ले जा कर के कहीं डंप करके उसको समाप्त किया जाए, ताकि वो शहरी क्षेत्र से दूर दुर्गंध रहित और स्वस्थ वातावरण पैदा कर सके। ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। साथ ही साथ एक और समस्या थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां महिलाएं व्यापक रूप से लकड़ी पर, यानी लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाती थीं। ये वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण वाहक था। एक तरफ इससे जहां पेड़ काटे जा रहे थे बड़ी संख्या में, वहीं धुएं से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा था। इस समस्या से निपटने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक योजना भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की, जिसे आप जानते होंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस पर अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के, महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी का गैस सिलेंडर और चूल्हा प्रदान किया गया, ताकि वो लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग बंद करके गैस पर खाना पका सकें, ताकि हमारा जो पर्यावरण हो वो दूषित होने से बचे। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था इस मिशन का। इसके साथ ही साथ पानी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर तक साफ पानी पहुंचाना भी इसी मिशन के अंतर्गत सम्मिलित है, जिस पर कार्य हो रहा है। साथ ही साथ गैर परंपरागत ईंधन,
जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, इनको बढ़ावा देने पर विशेष प्रयास करने की बात इस मिशन में सम्मिलित है। तो एक महत्वपूर्ण मिशन है और अगर इस मिशन में हमें सफलता मिली तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य सूचक और मजबूती के साथ सामने आएगा। ठीक है, आइए अब हम इस आखिरी सूचक की बात भी कर लें, सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। ये क्या है बच्चों? अब तक के लेक्चर से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि विकास क्या है। सीधे तौर पे कहें तो विकास मुक्ति है। मुक्ति किससे मुक्ति? भूख से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, दासता, बंधुआकरण और शोषण से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, अज्ञानता और निरक्षरता से मुक्ति। अगर इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल गई तो फिर विकास ही विकास है। वास्तव में इन सभी समस्याओं से मुक्ति ही मानव विकास की कुंजी है और यह मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपनी सामर्थ्य के अनुसार विकल्पों का उपयोग करने में सक्षम हों। यानी कई विकल्प उनके पास हो, इतने वो योग्य और सक्षम बने कि वो कई विकल्पों का इस्तेमाल करके अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति का उन्नयन कर सकें। और ये सक्षमता कैसे पैदा होगी, कैसे आएगी उनके अंदर? पढ़ लिख कर, ज्ञान प्राप्त करके। यानी ज्ञान और तथा मुक्ति का रास्ता साक्षरता से तय होता है। तो आइए जरा भारत के साक्षरता की स्थिति को भी परखते हैं। हालांकि आपको इसकी भी जानकारी पिछले जनसंख्या वाले लेसन में हो गया था, लेकिन यहाँ हम फिर से, चूँकि ये महत्वपूर्ण सूचक है तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। 74.04%। इसमें भी पुरुष ज़्यादा साक्षर थे, 82.1%, जबकि स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत था 65.5%। दक्षिण भारत के राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर इस राष्ट्रीय औसत से ऊंची थी, यानी वहाँ स्थिति कुछ अच्छी थी। भारत के राज्यों में अगर अलग अलग साक्षरता दर की बात करें तो हमको व्यापक भिन्नता देखने को मिलती है। एक और केरल की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार जहां 93.09% थी, वहीं मिजोरम की 91.8% है। ये बहुत अच्छी है। जबकि बिहार में ये स्थिति बहुत खराब थी, मात्र 63.82% लोग ही साक्षर थे। और महिलाओं की स्थिति बिहार में तो और भी खराब थी, केवल 53.3% महिलाएं ही साक्षर थीं। इसके अलावा ये डिफरेंस हमको ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, कृषि मजदूर या गरीब लोग रहते हैं, उनमें अधिक देखने को मिलता है। यानी उनकी साक्षरता दर बहुत कम है, जबकि संपन्न लोग, शिक्षित लोग, संपन्न लोग और धनी लोग जिनके पास पैसा है, उनकी साक्षरता ज़्यादा अच्छी है। आप समझ सकते हैं इस डिफरेंस को। स्पष्ट है कि भारत में मानव विकास की खराब स्थिति का जो मुख्य कारण है वो साक्षरता का कमज़ोर स्तर और शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए उसकी पहुंच सभी लोगों तक न होना मुख्य कारण है। शिक्षा मानव की मुक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है, ये आप समझ गए, क्योंकि इससे मानव के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। शिक्षा हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक करती है।
जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण की बात और उस पर अमल जितना साक्षर लोग कर लेते हैं, उतना कम पढ़े लिखे अशिक्षित लोग नहीं करते। उनकी नज़र में जनसंख्या का बढ़ना कोई गलत कार्य नहीं है। इसलिए साक्षर होना बेहद ज़रूरी है। इससे आय में भी वृद्धि होती है, जिससे गरीबी से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि शिक्षा को मानव विकास का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो हमें चाहिए, हमारे देश को चाहिए कि इस क्षेत्र में हमें व्यापक कदम उठाकर सबको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। तभी हम मानव विकास के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ आपका ये लेक्चर समाप्त होता है और ये सेकंड पार्ट का तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। हम एक नए अध्याय के साथ आपसे अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।